हेलो एंड वेलकम यू ऑल। मेरा नाम है शांतनु शुक्ला और जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था क्लासरूम कम्युनिकेशन, तो आज हम उसके आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे क्या बैरियर्स इन क्लासरूम कम्युनिकेशन। ठीक, कि क्लासरूम कम्युनिकेशन में हमारे क्या क्या बैरियर्स आते हैं, क्या क्या मुसीबतें आती हैं, ठीक है, क्या क्या बाधाएं आती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो बैरियर्स ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन के जो बेसिक बैरियर हैं, पहला है लिसनिंग बैरियर, दूसरा है यूज़ ऑफ मल्टीपल मीनिंग वर्ड, तीसरा है परसेप्शन, चौथा है इमोशनल बैरियर, पांचवा है इमोशनल एंड मूड बैरियर, चौथा था ओरल बैरियर, छठा है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन एंड सातवां है फीडबैक। तो अब इन सारे बैरियर्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, तो ध्यान दीजिए इस समय क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक, तो देखो बैरियर्स होता क्या है, पहले समझ लेते हैं कि भाई बैरियर भला क्या है। देखो होता क्या है भाई, जैसे मान लो आप लोगों ने रेस देखी होगी, जब कोई आदमी दौड़ता है यहाँ पे स्टीपल रखे रहता है, जैसे पान सिंह तोमर में था ना मूवी में, स्टीपल के इधर कूदना होता है। तो बैरियर यही होते हैं, इनको ये जो स्टीपल होते हैं, जो छोटी छोटी मुसीबतें होती हैं जिनको हमें ओवरकम करना पड़ता है लाइफ में, ये कहलाते हैं आपके बैरियर। ठीक है, और बैरियर जो होते हैं वो हमेशा ओवरकम करे जा सकते हैं, कभी बैरियर एंड नहीं होते हैं। बैरियर्स आर जस्ट अ वे जिससे आपको ओवरकम करना पड़ेगा, ना ही कि ये एंड है बस यहाँ रुक गया बैरियर आ गया, तो नहीं, बैरियर को ओवरकम करना पड़ेगा। ठीक है, अब पहली बात है लिसनिंग बैरियर। देखो होता क्या है कि जब हम लोग बात कर रहे होते हैं, भाई कम्युनिकेशन में क्या होता है, ए पर्सन जो है बी पर्सन से बात करता है, ठीक है, मैसेज सेंडर होता है और ये रिसीवर होता है। तो अब इस कंडीशन में आपका क्या होता है, सेंडर जब मैसेज भेजता है रिसीवर को, तब कई बार क्या होता है, एक कुछ आउटसाइड नॉइस आ जाती है उस मैसेज में। मान लो भाई हम लोग टेलीफोन के थ्रू बात कर रहे थे, सपोज करो हम टेलीफोन से बात कर रहे थे, तो टेलीफोन का नेटवर्क रिसेप्शन अच्छा नहीं था, तो क्या बहुत थोड़ी सी आवाज़ आ गई जिसकी वजह से हम पूरी बात नहीं सुन पाए, तो ये क्या होगा, एक लिसनिंग बैरियर हो जाएगा। ठीक, यूज ऑफ मल्टीपल मीनिंग वर्ड। अब मल्टीपल मीनिंग वर्ड्स जो होते हैं उनको हम लोग बेसिकली बोलते हैं होमोनिम्स। होमोनिम्स आपने पढ़ा भी होगा पहले इंग्लिश में, कि जो कई वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग्स अलग अलग होते हैं, मीनिंग अलग अलग होते हैं, बट उनका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है, वन एंड सेम होता है। तो इस वजह से क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम क्या शब्द कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और अगर शब्द एक ही जैसे हैं जिनकी मीनिंग अलग अलग हो, उस तरह के वर्डों का यूज़ क्लासरूम कम्युनिकेशन में कम से कम करें ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। ठीक, अब बात आती है ओरल बैरियर की। ठीक है, अब ओरल बैरियर में क्या होता है कि हमें जो है कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो एम्बिगियस मीनिंग होती है, मतलब जिनका छुपा अर्थ होता है। भाई जैसे लड़कियों की बात करते हैं, पूछो क्या खाओगी, तो फिर कुछ भी खा लेंगे, फिर 40 ऑप्शन दो तो भी कहेंगे नहीं ये नहीं वो नहीं। अरे तो सीधे सीधे बोल दो ना खाना क्या है, क्यों बहाने बहाने कर रहे हो ना। सेम वही चीज़ है, जो एम्बिगुअस मीनिंग होती है लाइफ में वो नहीं होना चाहिए। जितना क्लियर कॉन्सेप्ट रखोगे उतना आप खुश रहोगे। और यहाँ पे बात तो क्लासरूम कम्युनिकेशन की चल रही है, तो बच्चों से तो ये नखड़े चलेंगे नहीं, बच्चों को बात घुमानी तो है नहीं क्योंकि वैसे ही छोटे हैं, उनको क्लियरली बात बतानी चाहिए। ठीक, अब आती है इमोशनल या मूड्स की। तो इमोशनल और मूड्स की बात देखो क्या होता है कि जब भी जो टीचर होता है या स्टूडेंट होता है, दोनों लोग, इन दोनों में से कोई भी एक पर्सन या दोनों के दोनों ही अगर टेंशन में है, गुस्से में है या एक्साइटेड है या फिर डरे हुए किसी चीज़ को लेकर के, तो क्या वो लोग ठीक से कम्युनिकेशन, अपना जो मैसेज जो है प्रॉपरली डिलीवर कर पाएंगे क्या दूसरे पर्सन को? नहीं ना, मैसेज डिलीवर नहीं होगा। और मैसेज जब डिलीवर नहीं हो तो सामने वाला उस मैसेज को इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा कि कहना क्या चाह रहा है आखिर। और जब ये नहीं कर पाएगा तो क्या ये एक तरह का बैरियर बन जाएगा जिसको हमें ओवरकम करना पड़ेगा। और ओवरकम कैसे करेंगे, काम डाउन होना पड़ेगा, शांत होना पड़ेगा। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। जब भी हम लोग क्लासरूम कम्युनिकेशन करते हैं तो बच्चों को नॉलेज दे रहे होते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, बच्चों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तब क्या होता है, बच्चों को हमेशा फुल नॉलेज देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आधी नॉलेज दी, क्योंकि आधी नॉलेज देंगे तो क्या होगा, बच्चों का कम्युनिकेशन गड़बड़ हो जाएगा और बच्चे समझना कुछ था समझ कुछ बैठेंगे, मतलब पहुंचना ए पे था पहुंच जाएंगे बच्चे कहाँ, बी पे। ठीक है, तो इसलिए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाए। एक संस्कृत में श्लोक है, थोथा चना बाजे घना, मतलब जितना कम नॉलेज होती लोग उतना ही ज़्यादा उछलते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये गड़बड़ हमें नहीं करनी, हमें बच्चों को फुल नॉलेज देनी है। ठीक, अब इसके बाद फीडबैक। देखो जब टीचर का काम क्या होता है, एज अ टीचर, मान लो ये ए जो है आपका टीचर है और ये जो बी है वो आपका स्टूडेंट है। ठीक है, तो टीचर का काम क्या है, बी को जब समझा देगा तो एंड बी को जब वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बी ए को बता देगा कि हाँ सर मेरे को समझ में आ गया, अब जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
तो फीडबैक बहुत ज़रूरी, क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि कम्युनिकेशन में जब तक फीडबैक ना मिले तब तक कोई भी आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता है। तो जब फीडबैक मिल जाता है तभी हमें समझ में आएगा कि सामने वाले को सारे मैसेज क्लियर कंसाइज तरीके से समझ में आ गए हैं और अब हम आगे क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने पढ़े 7 के 7, तो ये क्या है आपके, ये हैं आपके बैरियर्स। क्या है कि बैरियर, कम्युनिकेशन बैरियर्स, जो कि आपको कम्युनिकेशन आगे बढ़ाने में मुसीबत क्रिएट कर सकते हैं। पर हमें क्या करना है, ये मुसीबत को क्रॉस करना है और खुश रह करके बेटर तरीके से अपने बैरियर को ओवरकम करके कम्युनिकेट करना है। ठीक, अब बात करते हैं 5 मेन एरियाज ऑफ इंपॉर्टेंस इन क्लासरूम कम्युनिकेशन। देखो, क्लासरूम कम्युनिकेशन और नॉर्मली जो हम कम्युनिकेशन करते हैं दो अलग अलग चीज़ें होती है, दोनों वन एंड सेम नहीं होता है ना, दोनों अलग अलग होते, दोनों का तरीका अलग होता है और दोनों के रिजल्ट भी अलग होते हैं। देखो, जैसे क्लासरूम कम्युनिकेशन में क्या है, हमें फर्स्ट स्टेप होना चाहिए अराउजल का। मतलब क्या है, बच्चों को जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसके लिए मोटिवेट करना, यानी मोटिवेट करें दें बच्चों को, ताकि बच्चों को इंटरेस्ट हो जाए, मतलब बच्चे रेडी टू लर्न हो जाए। बच्चे कहें कि नहीं, अब ये चीज़ तो हम सीख के ही मानेंगे, कुछ भी हो जाए हमें ये चीज़ तो सीखनी है, तो मतलब सीखनी है। ठीक, अब बात आती है एक्सपेक्टेंसी की। अब एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, बच्चे जब यहाँ पे आपके पास क्लास में आए हैं, चाहे कोचिंग में आए हो, चाहे यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, तो वो एक उम्मीद के साथ आते हैं कि हमें ये वीडियो देखने के बाद हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो एक्सपेक्टेंसी, जो उम्मीदें लगाई हैं वो उनकी एक्सपेक्टेंसी फुलफिल हो जानी चाहिए। जब एक्सपेक्टेंसी फुलफिल होगा तभी वो आपके पास दोबारा आएंगे या आपसे पढ़ना प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो बच्चों की जो उम्मीदें, एक्सपेक्टेंसी जो या एक्सपेक्टेशन हो वो फुलफिल करनी चाहिए। ठीक, एक्सपेक्टेशन फुलफिल करने का हो सकता है, मान लो बच्चे को एक तरीका नहीं समझ में आ रहा तो बी तरीके से समझाओ, बी नहीं आ रहा तो सी तरीके से समझाओ, एग्जाम्पल दो और बेटर काम करो। ठीक है, किसी भी तरीके से बच्चे को मैसेज समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इंसेंटिव की। इंसेंटिव का क्या होता है कि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ हम जब लर्न कर लेंगे तो हमको फ़ायदा क्या है। जैसे भाई आप क्लासरूम कम्युनिकेशन या समझ लोगे तो क्या होगा, आपको एनटीए नेट का जो पेपर है, एनटीए नेट का पेपर है 1 है, उसमें क्या है आपके 5 क्वेश्चन जो आएंगे उनमें से पॉसिबिलिटी कि एक क्वेश्चन आपका क्लासरूम कम्युनिकेशन से पूछ लिया जाए। कई बार होता है, ज़्यादातर होता है, तो क्या है कि अगर आपने पढ़ा होगा तो क्लियर रहेगा कॉन्सेप्ट और आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक, अब बात आती है डिसिप्लिनरी। ठीक, अब बात यह है कि जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हो तो हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों का ग्रुप में किसी भी तरह का कोई भी डिस्टर्बेंस या डिसरप्ट ना हो, ताकि हमारा जो डिसिप्लिन है ग्रुप का वो कॉन्टिन्यूसली बना रहे, किसी तरह की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए क्लास में। और आखिरी पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट। बच्चा, कोई भी बच्चा, चाहे आप हो या फिर आपकी क्लास का कोई छोटा बच्चा, वो कोई भी नई चीज़ सीख रहा है तो उसका फाइनल गोल क्या है, उसका फाइनल गोल है कि एम्प्लॉयमेंट, उसको जॉब मिले और वो इस नॉलेज को जो उसने सीखी उसका कहीं पे यूज़ करे। ठीक है, तो ऐसी नॉलेज देनी जो बच्चों के लिए हेल्पफुल हो और बच्चे उसका यूज़ करके फ्यूचर में बेनिफिट उठा सकें। ठीक, अब बात आती है स्मार्ट क्लासरूम कम्युनिकेशन। देखो, अब क्या, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो आप ध्यान दोगे कि क्लासरूम जैसे पुराने होते थे, चौक और बोर्ड रहते थे, अब वैसा नहीं, अब प्रोजेक्टर, टीवी होती हैं क्लास में। तो क्या होता है, बच्चों को बेटर तरीके से चीज़ें समझाई जाती हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं, पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लासरूम में है, स्मार्ट क्लासरूम है, यहाँ पे टीवी लगी हुई है, बच्चों को लैपटॉप दे रखा है कि आप समझिए। ठीक है, तो अब होता है क्या, इस तरह के क्लासरूम जहाँ पे आपके क्लासेस में लैपटॉप हो, प्रोजेक्टर हो, टीवी हो, ठीक, तो इस तरह के क्लासरूम को बोला जाता है स्मार्ट स्कूल्स, बिकॉज इस तरह के क्लासरूम बहुत ही नए, स्मार्ट एंड इनोवेटिव तरीके से आपकी पढ़ाई करा रहे होते हैं ताकि आप बेटर परफॉर्मेंस कर सकें और लाइफ में बेटर तरीके से सीख सकें। ठीक, अब देखो, जो स्मार्ट क्लासरूम होता है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लासरूम में 2-3 चीज़ें हो गई तो क्या, मान लो भाई प्रोजेक्टर हो गया और लैपटॉप हो गया तो स्मार्ट क्लासरूम हो गया, नहीं, कुछ और चीज़ें भी होनी चाहिए स्मार्ट क्लासरूम के लिए। क्या होना चाहिए, पहली चीज़ है एडेप्टिव लर्निंग। ठीक है, द मॉडर्न अप्रोच ऑफ एडेप्टिव लर्निंग गिव्स स्टूडेंट द फ्रीडम टू लर्न एट देयर ओन पेस। मतलब क्या है भाई, 2 तरह के मान लो बच्चे हैं, ए है और बी है। ए क्या है, इंटेलिजेंट है आपका, बी क्या है, एवरेज बच्चा है। तो अब इंटेलिजेंट बच्चा कोई चीज़ 5 मिनट में समझ लेता है और एवरेज बच्चा वही चीज़ को 10 मिनट में समझता है। ठीक, तो स्मार्ट क्लासरूम के साथ फ़ायदा क्या है कि वीडियोस अवेलेबल होते हैं, तो जो आपका इंटेलिजेंट बच्चा है वो 5 मिनट टॉपिक को समझेगा और आगे बढ़ जाएगा, और जो एवरेज बच्चा है वो 10 मिनट में टॉपिक को समझेगा और फिर आगे बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये जो एवरेज बच्चा है वो पीछे छूट जाए, नहीं,
एवरेज बच्चे को भी सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस ये है कि उसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। एंड आई होप वो बच्चा ध्यान देगा ताकि वो सक्सेस हो पाए। ठीक, अब बात करते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग की। ठीक, इसमें कोलैबोरेटिव लर्निंग का मतलब क्या होता है कि कई लोगों का कोलैब करके लर्न करा जाता है, जैसे ग्रुप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जॉइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, डिबेट्स होते हैं, मतलब कई बच्चों को एक साथ मिल करके बोला जाता है कि आप ये काम करिए, आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करिए ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएं और आप लाइफ में आगे बढ़ सकें। कंप्यूटिंग डिवाइस, जैसे कि हमने बता दिया आपको कि यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स होते हैं, प्रोजेक्टर्स होता है, ई बुक्स अवेलेबल होती हैं ताकि बच्चों को चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं। ठीक, अब बात आती है म्यूचुअल रिस्पेक्ट की। देखो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट टीचिंग लाइन में बहुत ज़रूरी है। मतलब म्यूचुअल रिस्पेक्ट क्या होता है कि जो टीचर है वो स्टूडेंट की रिस्पेक्ट करे और उस स्टूडेंट को सही तरीके से गाइड करे। ठीक, सही तरीके से गाइडेंस दे, और स्टूडेंट का काम क्या है, टीचर की तरफ टीचर की ओपिनियन को सुने एंड उनकी वैल्यूज जो वो दे रहे हैं क्लास में उसको फॉलो करके एक बेटर पर्सन बने। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे हम, तभी ये काम हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, चलिए, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब स्टूडेंट सेंट्रिक, जो स्मार्ट क्लासरूम होती है वो हमेशा स्टूडेंट सेंट्रिक होती है। उसका मेन फोकस ये होता है कि बच्चे को चीज़ें समझ में आनी चाहिए, यानी कि बच्चों पे मेन फोकस होता है। टीचर सेंट्रिक नहीं होती, टीचर पे फोकस नहीं, टीचर का काम होता है सारा फोकस कहाँ पे लाए, बच्चों पे। ठीक, स्टूडेंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर ओन लर्निंग। देखो, जब क्या है कि भाई पहले क्लासेस में क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ टीचर जो है क्लास में आपका पढ़ा दिया। ठीक है, टीचर जब क्लास में डन हो गया तब उसके बाद अब क्या है, बच्चे अब दोबारा पूछे तो टीचर दोबारा चाहे तो समझा सकता है और ना चाहे तो नहीं भी समझा सकता है। बट इस कंडीशन में क्या है कि आपके पास अपने वीडियोस अवेलेबल हैं, तो स्टूडेंट्स को अब खुद की रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब यूज़ करके खुद वीडियोस बार बार देखेंगे तो उनको टॉपिक बेटर तरीके से समझ में आएगा और वो आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, अब बात आती है रूल्स एंड प्रोसीजर की। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लोग जो लर्निंग करा रहे हैं हम टिपिकल पुराना ही तरीका यूज़ करें रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोसीजर फॉलो करने के चक्कर में, नहीं, हम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हुए भी बच्चों का जो इन्वायरमेंट है उसको केयरफुली प्लान कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जैसे हम बच्चों को केयरफुली अगर प्लान करेंगे तो बच्चों को कॉन्स्टेंटली इनकरेज कर पाएंगे और उनकी रोल गोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी की याद दिला पाएंगे ताकि वो सक्सेसफुल हो पाएं। जैसे आज की कंडीशन देखिए, कोरोना बहुत फैला हुआ है, तो अब इस केस में क्या हुआ, अचानक से सारी फैकल्टी को ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ी। ठीक है, ऑनलाइन जब क्लासेस लेनी पड़ी तब क्या हुआ, उनको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक, तो अगर हम एज अ फैकल्टी या एज अ स्टूडेंट इस बात का ख्याल रखेंगे कि हम खुद को रोज रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहें तो हम बेटर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ठीक, अब बात आती है इनोवेटिव वर्किंग सिस्टम। जैसे कि स्मार्ट क्लासरूम में क्या है, आपको लैपटॉप दे रखा है, प्रोजेक्टर दे रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नई नई चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। क्लासरूम को हम मोर स्टूडेंट फ्रेंडली कर सकते हैं, क्लासरूम का जो कोर्स मटेरियल उसको मोर अट्रैक्टिव कर सकते हैं और क्लासरूम के डिस्कशन को बहुत ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं ताकि बच्चे डिस्कस करके सीखें, और जो डिस्कशन के बाद सीखते हैं बच्चे वो हमेशा याद रहता है, तो बच्चे बार बार कंफ्यूज नहीं होंगे और लाइफ में सक्सेस होने के चांस उनके ज़्यादा बढ़ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब इसके बाद क्या है कि स्मार्ट क्लासरूम का एक बहुत बड़ा जो चीज़ होती है वो होती है फुल मल्टीमीडिया ऑडियो विजुअल क्लासरूम। ऑडियो विजुअल क्लासरूम का मतलब सिंपल सा होता है कि क्लास में आपके ऑडियो भी सुनाई पड़ रहा है और विजुअल भी दिख रहा है। जैसे कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पे आपको वीडियो स्क्रीन पे दिख रहा है और ऑडियो आपकी हेडफोन से या मोबाइल के स्पीकर्स के थ्रू आपको सुनाई पड़ रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑडियो भी देख रहे हैं एंड विजुअल भी देख रहे हैं। ठीक, तो फुल्ली मल्टीमीडिया ऑडियो विजुअल क्लासरूम होते हैं। ठीक, स्मार्ट क्लासरूम में अब एम्पैथी क्या होता है, टीचिंग स्टाइल फॉर अंडरस्टैंडिंग इंटरेस्ट लेवल ऑफ स्टूडेंट एंड हेल्प टू क्रिएट गुड रिलेशनशिप विद देम। एम्पैथी इज द फाउंडेशन फॉर अ बिल्डिंग ब्रिजेस बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर फॉर कॉम्प्लेक्स इमोशन, गेनिंग अ डाइवर्स पर्सपेक्टिव एंड लेवरेजिंग रिलेशनशिप फॉर कोलैबोरेशन इन प्रोग्रेस। देखो, एम्पैथी का सिंपल मतलब तरीका ये होता है कि हम बच्चों से एक नेक्स्ट लेवल पे कनेक्ट करें, यानी कि बच्चों को समझें कि बच्चा कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है उसको समझने में, और उस बच्चे को उस पर्टिकुलर चीज़ को थोड़ा सा स्पेसिफाइड करके समझाएं ताकि बच्चा वो टॉपिक को समझ पाए, और जब टॉपिक को समझ पाएगा तो सक्सेस होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, है ना। ठीक,
तो एम्पैथी शो करना पड़ेगा, उनकी तरफ थोड़ा सा झुकाव देना पड़ेगा, दया नहीं, एम्पैथी। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अब इस वीडियो में अपन यहीं पे कंप्लीट करने वाले हैं, लेकिन ये दो चीज़ें देख लीजिए। देखो, एडुटेनमेंट ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ पिछले वीडियो में। इंफोटेनमेंट जो है ये ज़्यादातर वर्ड यूज होता है किसके लिए? आपके टेलीविज़न के लिए और सिनेमा के थ्रू जो नॉलेज दी जाती है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है और जो कि इंटरटेनमेंट के फॉर्मेट में दी जाती है। ये एजुकेशन नहीं होती है, ये क्या होती है? ये होती है इंफॉर्मेशन प्लस इंटरटेनमेंट। ठीक है, तो इंफोटेनमेंट कहाँ से होता है? हमारा क्वेश्चन ये आया हुआ है, तो ध्यान रखना, सिनेमा के थ्रू होता है और टेलीविजन के थ्रू होता है। ठीक, आई होप यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। तो इसके साथ इस वीडियो को एंड करते हैं एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। हैव अ गुड डे। एंड किसी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर ऑल द क्वेश्चन। आपके सारे जो सवाल हैं उनका जवाब दूंगा ताकि आप सेटिस्फाई रहें। ठीक है, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।